हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आज के इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी एक शानदार टॉपिक है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं इतिहास में उन बिंदुओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ जो रेगुलर टॉपिक में आप पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार की उत्सुकता भी क्रिएट होती है कि क्या ऐसा भी है या ऐसा नहीं है। जैसे इस प्रश्न को पढ़ें, क्या कहती है तुज़ के बाबरी? बाबर योद्धा या फिर सुसंस्कृत शासक? देखिए, जब हम एक कैरेक्टर को इस तरीके से पहचानते हो, जानते हो, जिसने अपने शासन के दौरान क्रूरता का परिचय दिया हो और काफ़ी हद तक क्रूरता का परिचय दिया हो, और फिर वहीं पर अगर हम उसके किसी सोफिस्टिकेटेड कॉर्नर या उसकी एक लाइफ के हिस्से को उस तरीके की पर्सनैलिटी के रूप में देखा जाए, तो ये अचंभित करने वाला तो होता ही है। अगर मैं इस पर सिर्फ यही कहता कि क्या बाबर एक योद्धा था या फिर बाबर एक क्रूर योद्धा था, तो ये कितना आश्चर्यजनक आप लोगों को लगता। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगता। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है कि क्या वो एक योद्धा था या फिर योद्धा के साथ साथ एक सुसंस्कृत शासक, तो ये बहुत फर्क डाल देता है। बहुत सारे ऐसे इतिहास में कैरेक्टर्स हैं जिनका एक ही समय में दो अलग अलग या दो से अधिक चरित्र प्रदर्शित होता है। एक समय में कुछ अलग चरित्र और दूसरे समय में कुछ अलग चरित्र। और ऐसे बहुत सारे शासक हैं। ऐसे प्राचीन भारत में भी शासक आपको देखने को मिल जाएंगे, और मध्यकालीन भारत में भी, और आधुनिक भारत में भी। कई बार कुछ लोगों के हृदय परिवर्तन इस वजह से भी होते हैं कि कोई एक घटना घटित होती है और उसके बाद उसका चरित्र बदल जाता है, पहले का चरित्र दूसरा होता है। तो मतलब ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। बाबर के लिए ऐसे एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा करना कहाँ तक सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत चुनिंदा मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इत्तेफाक से जो पहले मुगल बादशाह हैं बाबर, उन्होंने भी अपनी पहली आत्मकथा लिखी, और उसका नाम है तुज़ के बाबरी। और ये तुज़ के बाबरी जो है, ये चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई। इतिहासकारों के बीच में काफी हद तक इस चीज को लेकर के एक्सेप्टेंस है, मान्यता है कि बाबर चाहे जिस भी व्यक्तित्व का धनी रहा हो, चाहे जिस तरीके का कैरेक्टर उसका दिखाया गया हो या प्रदर्शित होता रहा हो, परंतु तुज़ के बाबरी में उसने एक जगह न्याय जरूर किया है। और वो न्याय ये है कि उसके जीवन की जो भी घटनाएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसको इतिहास में जैसी घटित हुई, इतिहास में जिस प्रकार घटित हुई, उसी प्रकार से वर्णित की गई। तो बहुत सारे इतिहासकारों का इस पे समर्थन है कि हां, ऐसी सही बात है कि तुज़ के बाबरी में जो बातें बाबर ने लिखी, जो सही रही, उसी प्रकार से लिखी। जनरली आत्मकथा में एक हमको चीज देखने को मिलती है कि हम आत्मकथा में वो हिस्सा जो कि लगता है कि अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो अपमान होगा या फिर लोग हमें गलत समझेंगे, हमारा गलत इतिहास जाएगा, तो उसे मैनिपुलेट कर देते हैं। इस मामले में काफी अंक बटोर लिए हैं बाबर ने, ये बताते हुए कि जो वो था, जैसा वो था, जो उसने देखा, पढ़ा, समझा, जाना, वैसा ही वर्णित किया। बहुत कम चीजें ऐसी, जैसे तुलना तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उदाहरण के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा है, कभी पढ़िएगा और पढ़ करके ये सोचने का प्रयास कीजिएगा कि मुझे भी ऐसी ही आत्मकथा लिखनी है। तो कितने लोगों के अंदर वो हिम्मत जुट पाएगी उस स्तर तक की आत्मकथा लिखने की। आत्मकथा लिखना ये इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि आपने जो आत्मकथा आप लिख रहे हो वो सही ही लिख रहे हो। कई बार हम अपनी आत्मकथा में बखूबी अपनी बुराइयों को छुपा ले जाते हैं। अच्छाइयां तो सब लिखते हैं और बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं, तो यहां छुपा ले जाते हैं, ऐसी बात देखने को मिलती है। तो चलिए, इस बहाने हम यहां पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये साहित्यिक
राजनीतिक और सांस्कृतिक विश्लेषण है बाबर का, वो भी हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा। सेशन के अंत में पहुंचते पहुंचते तक हम सब लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीलिम्स बेस्ड होगा, और एक क्वेश्चन जो इसी पर आधारित मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, खासतौर से इतिहास वैकल्पिक विषय वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसको भी सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो आज की चर्चा का विषय है, क्या कहती है तुज़-ए बाबरी, बाबर योद्धा या फिर सुसंस्कृत शासक। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। 2026 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको ये भरोसा है कि बस हमको गाइडेंस मिल जाए, बाकी तैयारी तो हम अपने हिसाब से जीतोड़ मेहनत करके कर लेंगे, यानी जिनको ये भय नहीं है कि कल को 10 घंटे पढ़ाया जाए या 12 घंटे पढ़ाया जाए, जो पढ़ने के लिए तैयार हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी 2026 के लिए फास्ट ट्रैक बैच है, नाम से ही आपको पता चल रहा है फास्ट ट्रैक बैच है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इसे मात्र 7,999 में प्राप्त कर सकते हैं। बैच की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 से होगी। अभी समय है, तो अभी भी आप 2026 के लिए चाहें तो इनरोल करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और किसी भी कोर्स में अगर आप परचेज करना चाहते हैं वहां विरद लाइव लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरा कोड लगाने से आपको मेरा सहयोग और मेरा साथ भी मिलेगा। चलिए करते हैं शुरुआत और बढ़ते हैं आगे। जरा देखिए तुज़-ए बाबरी को और समझते हैं इसके थोड़े से परिचय को। तुज़-ए बाबरी क्या है इसको पहले जानते हैं, फिर हम आगे की कहानी देखने का प्रयास करेंगे। तुज़-ए बाबरी मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई है बाबर के द्वारा, उसके संस्थापक जो बाबर हैं उनके द्वारा रचित ये एक आत्मकथा है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये बाबर की आत्मकथा है। आत्मकथा यानी खुद लिखी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूलतः तुर्की भाषा में है। कहते हैं कि ये चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है, चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है। हाँ, इसका बाद में अनुवाद किया गया वो फारसी भाषा में है। वो किस में है? फारसी भाषा में। तो कई सारे लोगों को दो कंफ्यूजन्स रहते हैं कि बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा, अगर किसी ने ये आंसर दिया है तो उसका आंसर गलत होना चाहिए, क्योंकि बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा नहीं है। बाबर की आत्मकथा का नाम तुज़-ए बाबरी है। बाबरनामा तुज़-ए बाबरी का अनुवाद है, और ये अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है, और ये अनुवाद किया गया है अकबर के समय में। उनके दरबारी नौरत में से एक हुआ करते थे अब्दुल रहीम खाना, उन्होंने इसको अनुवादित किया है। तो अकबर के, माफ कीजिएगा, बाबर के निर्देश पर अगर हम देखें, बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हुआ तुज़-ए बाबरी में। अगर आप देखेंगे तो जो मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसको बाद में अकबर के निर्देश पर, मैंने बताया आपको 1589 के आसपास फारसी भाषा में अकबरनामा के रूप से इसको अनुवादित किया गया था। तुज़-ए बाबरी जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो बाबर ने अपने अनुभव से, अपनी जो भी सांसारिक अनुभव हैं उस अनुभव के आधार पर, और जो उसके शासन के दौरान या पूरे जीवन काल के दौरान उसके संपर्क में रहने वाले जो लोग हैं, चूंकि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लोगों और शासकों का भी वर्णन इसमें किया गया है। 5 शासकों का वर्णन इसने किया है, अभी हम समझेंगे उनके बारे में भी। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो एक निरंतर तौर पर अगर आप देखें तो जीवन भर अस्थिरता और राजनीतिक संघर्ष से भरी हुई है, और ये अस्थिरता और राजनीतिक संघर्ष इसने अपनी आत्मकथा में लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी आत्मकथा का लगभग 1/3 हिस्सा अपने युद्धों के वर्णन से भरा हुआ है। इन्होंने 1/3 हिस्से में उन्होंने युद्ध ही किया है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एरियाज हैं। जैसे समरकंद से इनकी कहानी शुरू होती है, समरकंद से लेकर, समरकंद है, फरगना से शुरू हुई मान सकते हैं हम लोग। समरकंद है, काबुल है, हिंदुस्तान है, हर जगह पर जहां कहीं पर भी ये कदम रख रहे हैं वहां पर संघर्षमयी जीवन ही है। तो बाबर अपनी आत्मकथा की शुरुआत फरगना में गद्दी पर बैठने से करता है, कि जब वो गद्दी पर बैठा, फरगना, समरकंद, काबुल, हिंदुस्तान, इन सब जगहों का संघर्षमय जीवन उसने दिखाया है। लेकिन बताया है कि सबसे पहले उसने किस तरीके से फरगना में जो संघर्ष है वो किया। फरगना के बाद ये संघर्ष समरकंद में भी दिखाई दिया। आत्मकथा में बताया गया कि फरगना में गद्दी पर बैठने के बाद कैसे उसके जो दूसरे परिवार के जो सहयोगी गण थे उन्होंने ही इनको अपने राज्य से हटाने का प्रयास किया। तो हर चीज इसमें है, मतलब
फरगना के शासन के संघर्ष से लेकर के हिंदुस्तान में जब तक उसकी मृत्यु 1530 में नहीं हो गई, तब तक के जितने भी संघर्ष हैं उस सब का वर्णन यहां पर किया गया है। मंगोल खान के साथ जो तैमूर वंश है, तैमूर राजकुमार हुआ करते थे, तैमूर वंश के राजकुमार हुआ करते थे। खास तौर से अगर हम देखें तो समरकंद और के सुल्तान हुआ करते थे। एक सुल्तान मिर्जा, अहमद मिर्जा। तो सुल्तान अहमद मिर्जा फरगना में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और इसकी वजह से इनको फरगना में कभी एंट्रेंस नहीं मिल पाया। तो समरकंद शुरू से ही बाबर के आकर्षण का केंद्र है और अपनी आत्मकथा में वो इस चीज का वर्णन करता है बखूबी कि समरकंद को पाने के लिए बाबर ने कई सारे प्रयास किए हैं, जिनमें से अगर आप देख सकते हैं 1497 में समरकंद पर उसने पहला प्रयास किया और प्रयास करके उसे पा भी लिया 1497 में। लेकिन ज्यादा दिन तक समरकंद उस समय इनके पास रहा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस चाहे तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये समरकंद का इलाका है, ये काबुल है, पेशावर है, लाहौर है। भारत में ये दिल्ली और पानीपत का इलाका है, यहां पर आगरा है, ग्वालियर है। ये गंगा का पूर्वी मैदानी भाग है जहां तक अगर आप देख रहे हो, और ये सेंटर जो मध्य एशिया वाला जो इलाका है आपका, वहां का एक उसका विस्तार आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये दोबारा समरकंद पर आक्रमण करेगा, क्योंकि पहली बार जब आक्रमण किया, अधिकार किया, तो ज्यादा दिन तक उनके पास रहा नहीं। दोबारा से फिर समरकंद पर नियंत्रण स्थापित हुआ है सन 1500 में, 1500 में। लेकिन परिणाम इसका भी पहले जैसा ही रहा कि फिर बहुत ज्यादा दिन तक वो अपने समरकंद को बचा नहीं सका। और तब उसे लगा कि यार यहां पर मामला जो है ना थोड़ा सा अस्थिर है। यहां पर सेंट्रल एशिया में दूसरे पावर्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, बार बार चैलेंजिंग मतलब चीजें देखने को मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटी आती है चली जाती है। तो ये जो युद्ध हो रहे हैं बार बार, इससे उसको ये परिणाम निकल करके आ रहा है सामने कि अभी हमें थोड़ी दूसरी जगह अगर शिफ्ट करने का मौका मिल जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो फरगना का राज्य खो चुका है, समरकंद उसे मिल नहीं रहा है। राज्य विहीन सम्राट की तरह कोई कैसे जीवित रहेगा अगर उसे सम्राट होने की भावी परिकल्पना उसके मन में है। तो तैमूरी सत्ता में अगर हम देखें तो खुरासन वगैरह जो है वहां पर शैबानी खान ने अपना अधिकार कर रखा था, तो मध्य एशिया की तरफ भी आप नहीं जा सकते थे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो जो इलाके हैं यहां से लेकर के यहां तक के जो आपके इलाके आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले जो इलाके हैं, इन पर प्रयास तो बाबर बार बार कर रहा है कि आक्रमण करें और जीतें, आक्रमण करें और जीतें। कई बार विजय हासिल भी हो पा रही है, लेकिन वहां पर वो टिक नहीं पा रहा है। तो ये सब वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अब इस इलाके को पार करके पश्चिम की तरफ जाना शायद उतना संभव नहीं है, क्यों ना हम पूर्व की तरफ मूव करें। तो जब ये पूर्व की तरफ मूव करेंगे तो यहां पर इनको काबुल दिखाई देगा, और काबुल इनके लिए थोड़ा सा अनुकूलित भी है उस समय की परिस्थिति में। तो मध्य एशिया में बाबर के लिए अपनी शक्ति को स्थापित करना क्योंकि कठिन हो गया, तभी उसका ध्यान जो है वो काबुल की तरफ आना शुरू हुआ, और काबुल के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं। और काबुल की परिस्थितियां जैसा कि मैंने बताया उसके लिए अनुकूल हैं। उसका रीजन ये है कि काबुल के शासक हुआ करते थे उलुंग बेग मिर्जा। उलुंग बेग मिर्जा की उस समय तक मृत्यु हो चुकी है और कोई एक मजबूत शासन तंत्र वहां पर स्टैब्लिश नहीं है। सो 1504 में, 1504 में अगर आप देखोगे तो बाबर ने क्या किया, काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार कर लिया तो उसे लगा कि अब यहां पर थोड़ा सा स्थायित्वता है, परंतु वो कहते हैं ना कि मातृभूमि से प्यार इतनी आसानी से जाता नहीं है। तो बाबर खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है अपने शब्दों में कि जो 1504 में मैंने काबुल पर अधिकार किया है, ये बिना किसी युद्ध के, बिना किसी परिश्रम के मैंने प्राप्त कर लिया है। इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, ये यूं ही मिल गया। और इस पर अधिकार करने के बावजूद भी इसका प्रेम जो है वो समरकंद और फरगना के लिए, पैतृक राज्य के लिए अभी भी तड़प रहा है। सो इस चीज को पूर्ण करने के लिए 1511 में समरकंद पर फिर से अधिकार उसने किया, और इसके लिए इस्माइल शाह सफवी नाम के एक व्यक्ति की, इस्माइल शाह सफवी नाम के एक व्यक्ति की सहायता ली। अब ये जो इस्माइल शाह सफवी के नाम से इन्होंने जो सहायता यहां पर ली है, आगे चल करके यही इनको धोखा देंगे और फिर समरकंद इनके हाथ से निकल जाएगा। ये 1512 का समय है, ज्यादा
पुराना समय नहीं है। 1512 में एक तरीके से अगर आप देखोगे तो 1512 में 1512 में ये फिर हो गया, इस पर से अधिकार जो है इसका खो गया और ये इस्माइल शाह के पास चला गया। तो समरकंद फिर छोड़ना पड़ा, एक बार फिर से दिमाग पे वही तेज वही चीज, और उधर से उज्बेकों का भी आक्रमण हो चुका था इस समय तक समरकंद पर, तो ये फिर समरकंद छोड़ करके भागे और दोबारा से काबुल में अपनी स्थिति को मजबूत करने के अलावा फिर से इनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, सामरिक दृष्टिकोण से देखें, तो अब इनके लिए काबुल ही एक आधार हो सकता था और ये काबुल में ही रहे। तो बाबर की आत्मकथा में काबुल का इस तरीके से जिक्र किया गया है जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया और बताया। अब काबुल से हिंदुस्तान की ओर चलते हैं। तो आत्मकथा में ही उल्लेख मिलता है कि हिंदुस्तान के जो पश्चिमी भाग हैं उनको बाबर सोचता है कि यार ये तो तैमूरी वंशजों के ही रहे हैं, तैमूर का ही ये सारा राज्य है और हम तो तैमूर के ही उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो पश्चिमोत्तर भाग है वो तो तैमूर के ही पास होना चाहिए था पूर्व के आक्रमणों के हिसाब से। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो तैमूर ने कभी भारत पर शासन किया ही नहीं है। बस हाँ ठीक है, सिंध नदी को के इर्द गिर्द का जो इलाका है वहां तक वो पहुंचा था, पर सिंध नदी को पार नहीं कर पाया था। मैं आपको इसके लिए एक सजेशन देता हूं कि YouTube पर ही मेरा एक प्रोग्राम आता है जिसमें मैं आपको काफी हद तक चीजें जो है विश्लेषित करके देता हूं। तो शख्सियत करके हमारा एक प्रोग्राम आता है, आप देखेंगे इस प्रोग्राम में मैंने तैमूर के बारे में बताया हुआ है। आप जाके इसको सुने, आपको पता चलेगा कि भारत पर तैमूर का शासन क्यों एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। पर सिंधु से पश्चिम का जो इलाका है जिसको पश्चिमोत्तर हिंदुस्तान का इलाका कह सकते हैं, तो माना जाए कि वहां तक तो उसने चीजों को विजय में अपने राज्य के अंतर कर ही लिया था। तो उसी अधिकार से ये सोच रहे हैं कि ये इलाका तो मेरा ही होना चाहिए, मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं। इसलिए 1519 में तुज़के बाबरी में खुद उसने लिखा कि क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा सर्वदा हिंदुस्तान पर अधिकार जमाने की रही है, ये विभिन्न प्रदेश भीरा, खुशाब, चिनाब, चीनीउत किसी समय तुर्कों के अधीन रह चुके हैं, अतः मैं इन्हें अपना ही समझता था और इन्हें चाहे शांतिपूर्वक तरीके से चाहे युद्ध करके जिस प्रकार संभव हो अपने अधिकार में करना निश्चय कर लिया था। यह तुज़के बाबरी में बाबर ने 1519 में लिखा। तो ये ईमानदारी से बताया जा रहा है कि भाई हम आक्रमण करना चाहते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बाबर ने भारत पे आक्रमण नहीं तो उसे बुलाया गया फलाना ठिकाना, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो यहां पर ये चीजें साबित हो रही हैं कि यार वो इसे जीतना भी चाहता है, वो अवसर प्राप्त करना चाहता है। वो अवसर जिस दिन उसे मिलेगा वो किसी न किसी रूप में उस अवसर को भुना जरूर लेगा। तैमूर की संपत्ति पर पैतृक अधिकार और हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति जो है उस समय, जो कि तमाम सारे राजपूतों में बटी हुई है, दिल्ली का शासक भी उतना मजबूत नहीं है, ये सब चीजें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं बाबर के लिए और हिंदुस्तान में केंद्रीय सत्ता का लोभ उसके मन में उत्पन्न हो जाता है और वो चाहता है कि केंद्रीय सत्ता अब हमारे हाथ में आ जाए। बाबर स्वयं इसकी पुष्टि अपनी आत्मकथा में करता है। वो बताता है कि हिंदुस्तान में उस समय 5 बड़े शासक हैं। मुस्लिम शासकों में केंद्रीय सत्ता जो है वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान लोदी के पास में है और इसके अलावा गुजरात, मालवा, बहमनी, बंगाल, मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य, ये वो साम्राज्य हैं जिनका वर्णन ये अपनी तुज़ुके बाबरी में करता है। इनमें सबसे महान शासक उसने विजयनगर के साम्राज्य को बताया है। विजयनगर के जो शासक हैं, विजयनगर का जो साम्राज्य है उसको सबसे महान शासक और सबसे महान राज्य के तौर पर उसने अपनी आत्मकथा में वर्णित किया है। अपनी आत्मकथा में केवल उसने मध्य एशिया के युद्धों के जिक्र नहीं किए बल्कि भारत ने भी जो अपने आप को स्टैब्लिश करने में जो भी उसने युद्ध किए उस सारे युद्धों का वर्णन वो एक एक करके यहां पर करते हैं। मुगल राज्य की स्थापना पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर की गई 1526 में, तो इस बात का भी वर्णन है। एक मैं और रेफरेंस आपको देता हूं इस पॉइंट के लिए, अगर आपके मन में यह विचार उठता हो कि कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जो हैं, कई महत्वपूर्ण जो लड़ाइयां हैं वो पानीपत के मैदान में लड़ी गई, तो क्यों लड़ी गई?
तो इसके लिए भी ठीक इससे पहले वाला जो सेशन है, इसी में प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री फैक्ट्स बाय विरत दुबे। ये प्लेलिस्ट है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। इसी में आपको इसका मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है कि पानीपत में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध जो है वो क्यों हुए। बहरहाल 1526 का युद्ध भी पानीपत में हुआ, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये 1526 का पानीपत का युद्ध है। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाता है और इसके बाद क्रमशः 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध उसने लड़ा है। जिन सब चीजों को आप यहां पर शायद एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देख सकते हैं आप, मैप में कहीं पर भी खोजोगे तो आसानी से आपको दिख जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि उसने युद्ध और विजयों का वर्णन अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है, अपने संघर्षों की कहानी खुद लिखी है। चाहता तो वो लिख भी सकता था, मैंने यहां हराया, मैंने वहां हराया, वो सब जगह उसने लिखा कि मैं हारा उनसे, मैं फिर उसके बाद पूरब की तरफ आया, तो उसको लिखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर हम तो चलते हैं कि ये तो हो गई योद्धा की बात, कि बाबर निस्संदेह अपनी आत्मकथा में अपने आप को एक योद्धा की तरह दिखा रहा है कि कैसे एक योद्धा के रूप में पश्चिमोत्तर भारत का पश्चिमी इलाका और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने वाले जो बिंदु हैं वहां पर वो हारा। इसके बाद ही वो पश्चिमोत्तर भारत की तरफ यानी अपने से पूर्व की ओर आता है और भारत में भी उसे आसानी से चीजें नहीं मिलेंगी और संघर्ष करता है और लोगों को हरा करके एक योद्धा की भांति आगे बढ़ता है। लेकिन कल्चरल या सांस्कृतिक जो साक्ष्य हैं कि उसका सांस्कृतिक रुझान भी था, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। संस्कृति में क्या क्या चीजें आती हैं, कला, साहित्य, स्थापत्य, ये सब चीजें, विज्ञान, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, कल्चर के अंतर्गत आती हैं। और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम जज करने का प्रयास करेंगे कि क्या बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति भी था, क्या संस्कृति पर उसका ध्यान है, या फिर केवल और केवल आगे की ओर एक राज्य विस्तार, एक केवल शासक के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर राज्य विस्तार करने की उसकी केवल इच्छा है। तो उत्तर मिलता है साहित्यिक रुचि में। यह साहित्यिक रुचि ही है कि वो ईमानदारी से एक तुज़-ए बाबरी की रचना कर रहा है। हम कह सकते हैं कि बाबर ने जिस तरीके से तुज़-ए बाबरी लिखी है वो उसके कुशल लेखन और व्यक्तित्व को दिखाती है कि किस तरीके, और उसमें बीच बीच में छोटी छोटी कविताएं भी हैं, तो इसके अंदर का कवि भी वहां पर प्रदर्शित है। तुज़-ए बाबरी की प्रशंसा इसलिए की जा सकती है कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से और शुद्ध भाषा में, जिस भाषा का प्रयोग किया, अक्सर हम लोग खिचड़ी बना देते हैं जब साहित्य को लिखने का प्रयास करते हैं, तो इसने अपनी जो भाषा है चगताई तुर्क में रखी, तो फिर चगताई तुर्क में शुद्ध भाषा में लिखा है उसको। साहित्य की जो एक परिष्कृत रूप होना चाहिए उसका प्रयोग यहां पर किया है, जो इस किताब को जो पढ़ते हैं फिर उनको इसको पढ़ने में आनंद आता है। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर से इनफ है इस चीज का अंदाजा लगाना ये इनकी आत्मकथा से ही कि इनकी साहित्यिक रुचि है। फिर हम वास्तुकला में देखें तो वास्तुकला में बहुत ऐसी वास्तुकलाएं हैं जो समरकंद से लेकर के हिंदुस्तान की जमीन तक बाबर के द्वारा बनवाई गई हैं। इमारतों का निर्माण कराया गया है, परियोजनाओं का निर्माण करवाया गया है, और कई तो इसमें काफी संरक्षित इमारतों के तौर पर भी देखी जाती हैं। तो बाबर के समय में अगर हम देखें तो बाबर के समय में ही भारत के अंदर मुगल वास्तुकला जो है उसका जो इनिशियल स्टेप है वो आपको देखने को मिलता है। अकबर के अधीन ये स्थापत्य और ज्यादा बढ़ा और चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया जब इसमें शाहजहां का काल आता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शंस के काम हैं वो उन्होंने करवाए हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुगल वास्तुकला की नींव जो है वो बाबर के समय से पड़ी है, और ये इंडिया में एक नई प्रकार की वास्तुकला के निर्माण का प्रादुर्भाव होने का काल था, क्योंकि यहां पर चीजें मिक्स होने वाली थी। हिंदुस्तानी कला के साथ अरबी फारसी जो कला है वो मिक्स होने वाली थी, और कुछ नए तरीके की इमारतें, जैसे बाग बगीचों वाली जो इमारतें हैं, बाग और कुशल नक्काशी की जो इमारतें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मस्जिदों का निर्माण जो है वो भारत में होना फिर से एक बार शुरू होगा बड़ी मात्रा में। इमारतों की एक लंबी श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी।
और ऐसी श्रृंखलाएं जिसमें भारतीय वास्तुकला और फारसी और तुर्की वास्तुकला जो है उसका मिश्रण देखने को मिलेगा। तुजुके बाबरी में इस बात को बाबर ने स्वीकार किया है कि उसे भारत के जो शिल्पीकार हैं उसे बहुत पसंद है, बहुत प्रशंसा करता है वो उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहता है कि जो कंस्ट्रक्शन हो, भारत में जो इमारतें निर्मित हों, उसमें तैमूरी चित्रों का, खुरासनी डिजाइन्स का प्रयोग किया जाए। अब ये हिंदुस्तानी कलाकारों के साथ में कैसे संभव था, लेकिन फिर भी उसे संभव कर दिखाया गया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसे उद्यान आपको देखने को मिलेंगे, डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगी जो अरबी हिंदुस्तानी कला को मिश्रित करते हुए देखने को मिलती हैं। मकबरे हैं, मस्जिदें हैं, तमाम सारी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर समरकंद और भारत में कई इमारतें हैं। भारतीय शिल्पकारों के प्रति उसकी प्रशंसा है, लेकिन उसके बावजूद भी खुरासनी और तैमूरी चित्रों पर आधारित चाहता है कि उसकी इमारतें बने। तो इन्हीं में से एक इमारत है जिसका नाम है काबुली बाग मस्जिद, या इसे कई बार पानीपत मस्जिद के तौर पर भी जाना जाता है। पानीपत मस्जिद या काबुली बाग मस्जिद के तौर पर। हरियाणा के करनाल में अगर आप देखेंगे, वहां पर के पास में जो पानीपत का जो इलाका है वहां पर यह मस्जिद स्थित है, और इसे 1527 में बाबर ने बनवाया है। इनकी पत्नी है जिनका नाम है मुसम्मत काबुली बेगम। तो मुसम्मत काबुली बेगम के नाम से यह काबुली बाग मस्जिद जो है वो बनाई गई है। इतिहास में इसके स्थापत्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, आपको मालूम है कि पानीपत का युद्ध हुआ, तो इस पानीपत के प्रथम युद्ध के में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर उसकी विजय हुई, और यह विजय दिल्ली सल्तनत में मुगल इतिहास के एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक निर्णायक विजय है। उसी विजय के प्रतीक के तौर पर अपनी पत्नी के नाम से इन्होंने यह स्मारक बनवाया हुआ है। और ये स्मारक जो है वो तैमूरी वंश की शक्ति और विरासत को दर्शाती है कि बाबर उसका वंशज है और वो यहां पर एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है उन चीजों को। बाद में इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स हुए थे। हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने जो है इसमें चीजें और डेवलप की थी। जैसे इसमें एक चबूतरा बनवा दिया था जिसको चबूतरा फतेह मुबारक कहा जाता है। बाद में चबूतरा जोड़ा गया था, वो चबूतरा ए फतेह मुबारक, इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो वो चबूतरा भी आपको यहां पर बना हुआ देखने को मिलेगा। इसकी चिनाई कराई गई है बड़ी भव्य तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। उसमें जो चबूतरा बनवाया गया उसमें हिजरी संवत 934 का जिक्र किया गया है, शिलालेख बनाए गए हैं, तो इसको काफी अच्छी तरीके से बनाया गया। तो ये कंस्ट्रक्शन है। संभल की जामा मस्जिद का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, जो बाबर के आदेश पर उसके रईसों द्वारा निर्मित किया गया था। अभी आपने देखा होगा कि संभल जो है, संभल मस्जिद काफी ज्यादा विवादित रही है। अभी भी इसके ऊपर सुनवाई जो है चल रही है। दिल्ली से तकरीबन 140 किलोमीटर पूर्व में संभल स्थित है और वहां पर इसका निर्माण कराया गया था। बाबर ने इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी 1526 के आसपास, और बाद में हुमायूं ने जो है इसको पूरा कराया था। और हुमायूं और बाबर दोनों के समय में एक रईस थे जिनका नाम था मीर हिंदू बेग, उनके द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो पानीपत में जो बाबर ने जो काबुली बाग मस्जिद बनवाई है उससे पहले ये मस्जिद बनी है। आपने देखा कि काबुली बाग मस्जिद जो है वो 1527 की है और ये मंदिर 1526 में बननी शुरू हो गई थी। और हम यूँ कह सकते हैं कि मुगल काल के हिसाब से देखें तो सबसे पुरानी और पहली जीवित स्मारक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला मुगल कालीन जीवित स्मारक जो है वो यही है। दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन मुगल कालीन मस्जिद के तौर पर इसको जाना जाता है। वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि इसको मस्जिद जो है ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत एक संरक्षित इमारत के तौर पर इसको रखा गया है। इसी तरीके से एक और मस्जिद है जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। ये भी अक्सर और बहुत ज्यादा विवादित रही, आपको मालूम है। राम जन्मभूमि पर इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इस पर आपने मालूम है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए हैं। हालांकि ये फैसले फिर से एक बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देख रहे होंगे तो सुन रहे होंगे इनके बारे में। तो संभवतः बाबर के जो सामान्य आदेश हैं उसके जवाब में निर्मित एक दूसरी जो मस्जिद है वो फैजाबाद जिले में घाघरा नदी के तट पर बनाई गई ये मस्जिद थी।
जिसका निर्माण पारंपरिक पश्चिमी एशियाई हाइपोस्टाइल योजना के अनुसार एक बंद प्रांगण में किया गया था। हाइपोस्टाइल योजना इस तरीके की होती है जिसमें जो स्तंभ हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, कई सारे स्तंभों का प्रयोग लाइन से जो है वो किया जाता है और इसी पर जो इमारत की जो छत है वो टिकी होती है। इमारत की जो छत है वो इसी पर जो है वो टिकाई जाती है और कई सारे विशिष्ट प्रकार के जो प्रांगण हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। तो ये हाइपोस्टाइल योजना इसी तरीके की है। तो ये बाबरी मस्जिद भी उन्हीं की है। बाबर के दौरान मुगल वास्तुकला के तौर पर इसको भी काफी हद तक माना जाता रहा था, काफी लंबे समय तक, और बाद में इसको चैलेंज किया गया और अभी वहां पर राम मंदिर के साथ में इसका काफी विवाद आपने सुना ही होगा। बगल में फिर राम मंदिर जो है वो काफी अच्छा सा बना हुआ है, अब बन ही गया है। तो मस्जिद का जो केंद्रीय प्रांगण है वो उसके अगर अंदर देखेंगे आप कंस्ट्रक्शन में तो काफी ज्यादा मेहराबदार जो स्तंभ है वो इसमें बनाए गए थे जिससे कि ऊंची ऊंची छतें जो है वो बनाई जा सकें। तो इसके कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको एक बाबरी मस्जिद भी देखने को मिलती है, इसी तरीके से आराम बाग आपको देखने को मिलता है। ताजमहल से तकरीबन 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बाग श्रेणी का अगर आप देखेंगे तो मुगल गार्डन्स के तौर पर अगर हम देखें तो मुगल गार्डन्स के तौर पर पहला गार्डन यही है जिसको हम आराम बाग कहते हैं और मराठों के समय में इसको रामबाग कहा जाना शुरू कर दिया गया था। तो आराम बाग और रामबाग एक ही चीज है। भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान है, भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसका लेआउट जो है वो चारबाग शैली का। चारबाग शैली का मतलब ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें इस तरीके से 4 बंटवारे कर दिए जाते हैं और ये फिर 1 2 3 4 इस तरीके से बाग बन जाते हैं, जिसमें से जैसे आप देख पा रहे होगे कि ये देखो ये यहाँ पर इस तरीके से एक वो बन रहा है चौक, फिर इधर एक लाइन चली जाएगी। तो एक बाग आपको यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा, फिर उसका इधर वाला हिस्सा काफी बड़ा सा आपको बाग दिख रहा है, इसके उधर भी यहाँ पर ये देखो एक बाग है और इस तरीके से इस इमारत के पीछे की तरफ एक बाग है। तो चारबाग शैली में ये बनाया गया। चारबाग शैली में 4 बाग तो कम से कम रहते ही हैं। 1526 में बाबर के द्वारा इसको ही बनवाया गया था और ये जो स्मारक है ये शांत या विश्रांत स्थल के तौर पर जाना जाता है कि भाई काबुल ले जाने के लिए आप सैनिक ले जा रहे हैं या फिर वहां से सैनिक लेकर के आ रहे हैं, तो एक अस्थायी विश्राम स्थल के तौर पर इसको बनवाया गया था और मराठा शासन ने ही इसको फिर रामबाग के तौर से आगे जाना है। तो ये रामबाग या आरामबाग के तौर पर एक स्मारक भी है। संगीत, नृत्य और चित्रकला की अगर हम बात करें तो नृत्य और चित्रकला के तौर पर भी अगर आप देखोगे तो इसको काफी अच्छे तरीके से जाना जाता है। चित्रकला की अगर हम बात करें तो शुरुआत में या तो मुगल बादशाह बाबर जो हैं उसके समय से आपको चित्रकला शुरू होते हुए देखने को मिलती है। अकबर ने भी अपने समय में तस्वीर खाना के नाम से जो है डिपार्टमेंट इनफैक्ट पूरा बनवाया था और फिर सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पे जो चित्रकारी रही वो अकबर के बाद जो उसके बेटे सलीम या जहांगीर ने जब शासन किया तो उसके समय में चित्रकारी काफी अच्छी रही। तो इसकी शुरुआत आपको यहीं से देखने को मिलेगी। बेहजाद जो है एक बहुत ही फेमस चित्रकार हैं जो आपको इनके दरबार में देखने को मिलेंगे और इसे बेहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, पूर्व का राफेल भी कहता है। तो इससे साबित हो रहा है कि भाई चित्रकारों की भी पहचान है, चित्रकला का भी संरक्षण यहां पर कहीं ना कहीं दिया गया है। तैमूरी चित्रकला को प्रदर्शित इनके द्वारा यहां पर किया जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रकृति प्रेम भी दिखाई देता है। जगह जगह पर बाबर की जो प्रकृति के साथ जो रिलेशन है वो काफी गहरे रिलेशंस जो है देखने को मिलते हैं इस किताब के अकॉर्डिंग। अपनी मातृभूमि की नदियों का जिक्र बार बार देखने को मिलेगा, अपनी मातृभूमि की घास के जो मैदान है उसका जिक्र देखने को मिलेगा, चारागाह जो है उनका जिक्र देखने को मिलेगा, फूल पत्ती पौधे फल इन सब चीजों से वो मोहित होता है, इसके बारे में उसने वहां पे वर्णन किया है। प्रकृति प्रेमी और काव्य प्रेमी के तौर पर हम देखें तो ये जो पुस्तक है इसमें एक झलक देखने को मिलती है बाबर की इस रूप में। लेखन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पहाड़ों नदियों जंगलों झरनों सब चीजों का वर्णन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि तुज़्क़े बाबरी जानी जाती है बाबर की अपनी सत्यनिष्ठा के लिए कि वो अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों के बारे में खुल करके बात करता है। जनरली यही चीज एब्सेंट होती है जब हम देखते हैं कि हम आत्मकथा लिखते हैं तो हम अपनी असफलताओं के बारे में खुल के बात नहीं करते। ये खुल करके बात करता है जो इसके एक साहित्य के प्रति जो एक उदार स्वभाव है उसको रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर हम केवल राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कई जगहों पर यह धार्मिक कट्टरता को प्रदर्शित करते हैं, कई जगहों पर धार्मिक उन्माद को प्रदर्शित करते हैं, कई जगहों पर राज्य प्राप्ति के लिए
हमले करते हुए दिखाई देते हैं। कई सारी मंदिरों को तोड़ करके ही इन तमाम प्रकार की जो मस्जिदों का मैंने आपको के बारे में जो बताया, वहां पर उसको बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसे बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा। इसके अलावा बाबर के अधीन प्रशासन की बात करें तो उसके बाबर के पास में भारत की जो नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो एक सीमित समय था, उस सीमित समय में वो चाहता है कि एनी हाउ एट एनी कॉस्ट बाबर चाहता है कि वो भारत में अपना प्रशासन अपनी इच्छा से एस्टैब्लिश कर सके। उसका उद्देश्य है कि अफगानिस्तान और भारत की जो मौजूदा प्रशासन प्रणालियां हैं उसको वो अपने हिसाब से मोल्ड करे। तमाम प्रकार से इसी वजह से बड़े भूखंडों को प्राप्त करने के लिए उसने दुर्दांत आक्रमण किए। तो ये सब चीजें जो हैं आपको इस आत्मकथा में देखने को मिलती हैं। तो हम अगर अपने क्वेश्चन की तरफ पहुंचे, बाकी सारी चीजों को ध्यान में से हटाते हुए केवल इस चीज पर अगर हम फोकस करने का प्रयास करें कि तुज़के बाबरी बाबर को योद्धा घोषित करती है या फिर यह भी घोषित करती है कि वो एक सुसंस्कृत शासक था। यहां सुसंस्कृत शासक होने का अर्थ यह है कि संस्कृति के प्रति क्या वो न्याय कर पाता था। तो इसका आंसर निकलता है कि यस, संस्कृति में आप कला, साहित्य, चित्रकारी, स्थापत्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित तौर से वो उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, प्रकृति के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, और एक योद्धा के तौर पर भी ये किताब उसे रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि समरकंद से लेकर के हिंदुस्तान तक के सभी संघर्षों का वर्णन उसने अपने जीवन काल के जो है उसमें किया है। तो ये विशेष बातें तो निश्चित तौर पर हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसको हम किस दिशा में आगे ले जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर हाँ में मिलेगा कि हाँ ऐसा बाबर कर पाया है। आपका क्या विचार है इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहां पर छोड़ रहा हूं कि आपको विचार करना है कि बाबर के भारत आगमन के कारण क्या थे। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन, मतलब बाबर के भारत में आगमन के कारण क्या चीजें हुई उसमें। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का आगमन, क्षेत्र में तैमूर वंश की स्थापना। यानी जब बाबर भारत में स्टैब्लिश हुआ तो उससे क्या चीज स्टैब्लिश हो गई कि बारूद भारत में आ गई, या चित्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद वगैरह बनने शुरू हो गए इसके आने के बाद, या फिर तैमूर वंश की स्थापना हो गई इसके आने के बाद। क्या सही है? सही चीज आपको यहां पर बतानी है, सही उत्तर का चुनाव करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी सीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में 2015 में ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने उसी का स्क्रीनशॉट यहां पर लगाया है। हाउ डज तुज़के बाबरी टेस्टिफाइज दैट बाबर हैड बीन अ कल्चर्ड मैन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, दैट इज वाई मैंने इसको यहां पर डिस्क्राइब किया आपके लिए। अब देखिए, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आपके जो कमेंट्स आए वो थोड़े से परिपक्व कमेंट होने चाहिए। ये एकदम व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो फूहड़पन होती है चीज़ों को लेकर के, उस तरीके के कमेंट मैं चाहूंगा कि ना आए। आप यूपीएससी से इसकी रिलेवेंसी के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे देखें, पढ़ें। हम लोग जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या आप लोगों के लिए जब कराते हैं सीएससी की तैयारी, तो एकदम अनबायस्ड तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने इस लेक्चर को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। और एकदम अनुशासित तरीके से हम इसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनुशासित तरीके से पढ़ने का अपना एक अलग ही आनंद है, जो कि आपको केवल और केवल पेड बैच में ही देखने को मिलेगा। जैसे ये लेक्चर्स आपको रेगुलर यहां मिल पा रहे हैं जब मुझे समय मिल पाता है तब, जब समय नहीं मिल पाता है तो ये लेक्चर्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब आप बैच में ज्वाइन करते हैं तो आपको अनुशासित होकर के यहां पर सारी चीजें मिलती हैं। बैच ऑन टाइम चीजें चलती हैं, क्लास है तो है, होती है क्लासेस। कभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी ऐसा होता है कि क्लासेस नहीं हो पाई किसी अनअवेलेबिलिटी के कारण, अदरवाइज सारी चीजें आपको मिल रही होती हैं। प्रैक्टिस आपको इसमें मिल रही होती है, सही दिशा में आपकी सोच को मोल्ड किया जाता है। आपके अंदर न सिर्फ केवल शिक्षण कि आप पढ़ लें, चीजों को रट ले, केवल उसी के प्रयास नहीं है, बल्कि यहां पर यह भी प्रयास होता है कि कैसे आप इन चीजों को बेहतर बना सकते हैं, बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो वो चीजें भी हम करने का यहां पर बेहतर प्रयास करते हैं। तो आप फास्ट ट्रैक बैच से चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे
फास्टैग बैच वैसे 2026 के लिए है, तो 2026 के स्टूडेंट्स को इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या ही मिलेगी कि 7799 में विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें शर्त यही है कि आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कठिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे कठिन मेहनत करवाने के लिए तैयार हूं। मैं मतलब हमारी संस्था, आपको क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से बैच दिया जाएगा, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप बेहतर हैं पढ़ाई करने में तो हो सकता है कि आप उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी हों जिनको हम प्रीलिम्स के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम देंगे, पीआरपी जिसको बोलते हैं, तो आप उनके लिए चुन सकते हैं। बुक्स वगैरह आपको इसमें मिलेंगी ही, तो आपको कहीं इधर उधर भटकना ही नहीं है। मेंटरशिप आपको मिलेगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर आपको फी रिफंड हो जाएगा अगर आप प्लैटिनम बैच लेते हैं तो। और मेंस की तैयारी हम आपको फिर उसके आगे निःशुल्क निश्चित तौर पर कराएंगे ही कराएंगे। तो ये इतनी शानदार फीचर्स हैं। 2026 के अलावा 2027 और 2028 के लिए बैचेस उपलब्ध हैं। एंड लिटरली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ईमानदारी से और बिना किसी घबराहट और बिना किसी भागदौड़ के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सा बैच चुने, तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको 2028 का रहेगा अगर आपके पास समय है तो 2028 को अगर आप चुनते हैं तो बहुत थॉरोली आपके लिए बैचेस उपलब्ध रहेंगे। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, कराई जाएंगी, आपके लिए मेहनत की जाएगी। आपको भी एक लंबा समय मिलेगा रिवीजन का। इसमें एनसीईआरटी का बैच ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बुक्स इंक्लूडेड हैं, आपको सिलेक्शन बॉक्स दिया जाएगा जो स्टडी मटेरियल और स्टडी के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एसेसरीज हैं वो सब आपको दी जाएंगी, मेंटरशिप आपको मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हम जब जनरली बैच परचेज करते हैं ना तो हमें सिर्फ लगता है कि क्लासेस हमें मिल रही होंगी। क्लासेस के अलावा एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आपको चीज़ें उपलब्ध रहती हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट अ वन डे एग्जाम। मतलब आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करनी है यार, आप सोच के देखो। तो उस दौरान आप बहुत बार थकेंगे, बहुत बार हारेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप इसको कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए। स्टडी आईक्यू का ये बैच जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। विरद लाइव कोड लगाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मेरा साथ मिल जाएगा। अगर आपसे कोई फ़ोन पर बात करता है तो उनसे कहिए कि मैं विरद सर का स्टूडेंट हूँ या विरद सर की स्टूडेंट हूँ, और मुझे उनके ही कोड पर जो भी सुविधाएं आप बता रहे हैं वो दीजिए। ना दे पाने की स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सर आपके कोड पर बताया गया कि ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो मैं ज़रूर वहाँ पर आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। तो वैसे तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो इसे स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए। नहीं तो विभिन्न तरीके हैं जुड़ने के, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो हमसे, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हो। बैच में जब आप एनरोलमेंट करें या करने वाले हों तो आप यहाँ पर अपना नंबर मुझसे शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि सर मैंने बैच में ज्वाइन कर लिया है, जिससे कि मैं कंफर्म कर सकूं कि अब आप हमारे साथ फर्दर आगे जुड़ने वाले हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।